नमस्कार। जनता मांगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। जनता मांगे जवाब में आज बड़ा सवाल यही कि काशी की हाई प्रोफाइल सीट पर अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब यह महामुकाबले की तरफ साफ तौर पर तब्दील हो चुका है। लेकिन किसकी ताकत और किसका प्रभाव और किसका असर काशी स्वीकारेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। खास चर्चा करेंगे। पहले निगाह सुर्खियों पर। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। रैली के दौरान किया ऐलान, कहा मोदी को देता हूं खुली बहस की चुनौती। काशी में रोड शो के दौरान केजरीवाल का जोरदार विरोध। हिंदू वाहिनी सेना ने केजरीवाल और समर्थकों पर फेंकी काली स्याही, अंडों से भी हुआ हमला। बीजेपी ने तेज किया चुनाव प्रचार। प्रसून जोशी लिखित गाना किया लॉन्च। गाने को नरेंद्र मोदी ने भी दी आवाज। बाबा रामदेव पर चला चुनाव आयोग का चाबुक। मोदी के साथ योग मंच साझा करने पर मांगा जवाब। बीसीसीआई चीफ श्रीनिवासन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। कहा क्रिकेट की साफ सफाई के लिए देना चाहिए इस्तीफा। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी एक और बड़ी कामयाबी। आईएम सरगना और यासिन भटकल का करीबी तहसीन अख्तर गिरफ्तार। पटना बोधगया ब्लास्ट का है मास्टरमाइंड। जी हां, शिवनगरी काशी, गंगा जमुनी तहजीब को जीने वाली काशी, गंगा किनारे घाटों पर बतियाने वाली काशी, रेशम के धागों से जिंदगी को रंग देने वाली काशी अब चुनावी कुरुक्षेत्र बन गई है। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट काशी हो गई है। मोदी के खिलाफ मैदान में केजरीवाल हैं और केजरीवाल का कहना है काशी के लिए कुछ भी करेगा। तो शुरुआत करेंगे उस अहम खबर से जिसने सियासी जगत में मचा दी काफी हलचल। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, इस वक्त की बड़ी खबर। वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। मोदी के खिलाफ चुनौती स्वीकार, यह अरविंद केजरीवाल ने कहा। और एक बड़ी बात कि मैं मोदी को बहस की चुनौती देता हूं। सामने आए नरेंद्र मोदी, खुले मंच पर बहस की चुनौती अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन बड़ा जो एक सियासी अब मोड़ आ चुका है काशी में, अरविंद केजरीवाल तैयार हैं चुनाव लड़ने को लेकर। वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। मोदी के खिलाफ चुनौती स्वीकार और अब काशी का मुकाबला उस ओर और उस मोड़ के साथ खड़ा है जहां अरविंद केजरीवाल के काशी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सियासी मायने, सियासी हलचल, सियासी परीक्षा और बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। वाराणसी की जनता जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग मुद्दों पे क्या कहना है। यहीं बेनिया बाग में नरेंद्र मोदी जी आए और खुले में जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिबेट हो जाए। हम भी जानना चाहते हैं गुजरात में कितना विकास हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि खुली चुनौती स्वीकार है। और बड़ी बात यह कि गुजरात के मॉडल को लेकर जहां देश में नरेंद्र मोदी आदर्श विकास की बात करते हैं और उसी गुजरात के मॉडल पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल इस चुनौती को स्वीकारते हुए नजर आए। सुन रहे थे आप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे थे चुनौती स्वीकार है। और बहस की बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अरविंद केजरीवाल की अगर सियासत को देखा जाए अतीत से लेकर अब तक, तो खुली चुनौती देने में पीछे नहीं रहते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस बार काशी के इस जगह से अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सियासत का रास्ता बहुत कुछ बदलेगा। वास्तव में अरविंद केजरीवाल जिस चुनौती को स्वीकार रहे हैं वो चुनौती कहां तक पहुंचेगी। लेकिन बड़ी बात यह कि अब काशी के इस महामुकाबले में अरविंद केजरीवाल भी।
तो बड़ा सवाल अब ये कि काशी के इस महामुकाबले में वाकई नरेंद्र मोदी के सामने दमदार हैं अरविंद केजरीवाल, बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन बड़ी बात यह भी कि चुनौती ही बड़ा उद्देश्य है अरविंद केजरीवाल का, या अरविंद केजरीवाल बनारस जाकर, काशी में जाकर एक हलचल पैदा करना चाहते हैं। मायने कुछ और हैं, जानने की कोशिश करेंगे। खास चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए श्याम गोपाल गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। श्याम गोपाल गुप्ता जी, ये बताइए मुझे, ऐलान कर दिया आखिर अरविंद केजरीवाल ने, शुरुआत लेकिन आपकी कैसे हुई? आपने भी देखा आज पुष्प गुच्छ के बजाय स्याही मिली, अंडे मिले, विरोध के नारे मिले, और अब आप शाम को ऐलान कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, सच्चाई की राह में कांटे मिले, पत्थर मिले, स्याही मिले, कुछ भी मिले, हाँ, अरविंद जी को स्वीकार है। हाँ, और जिन लोगों ने हरकत की है, हाँ, निश्चित रूप से उनके चेहरे भाजपा और कांग्रेस से संबंधित है, और वही लोग नहीं चाहते कि अरविंद जी वहां से चुनाव लड़े। तो आप सीधा सीधा भाजपा और कांग्रेस का नाम लेते हैं, अरविंद केजरीवाल भी सीधा लेते हैं। अगर विरोध हुआ भी तो सीधा ही आपने भाजपा कांग्रेस का नाम लिया। उसके अलावा कौन कर सकता है? हाँ, आम आदमी तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हाँ, उनके कार्यकर्ता हैं, पिछले दरवाजे से काले झंडे दिखाते हैं, हाँ, स्याही फेंकते हैं, हाँ, कभी कुछ हरकत करते हैं, हाँ, ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल यदि बनारस जाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हाँ, तो उसमें गलत क्या है? हाँ, क्यों डर रहे हैं मोदी जी हमारे? हाँ, क्यों घबरा रहे हैं? हाँ, मोदी जी की जमीन नीचे से खिसक चुकी है, हाँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो शक्ति हैं आज की तारीख में, हाँ, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन जगा दिया देश के अंदर, और दिल्ली उसका बहुत बड़ा सिंबल बन चुकी है। हाँ, तो वही चीजें बनारस में, यूपी में, बिहार में, पूरे भारत के अंदर लागू होंगी, और आने वाला वक्त बता देगा कि देश का पीएम बनेगा अरविंद केजरीवाल, और देश के कोने कोने से भ्रष्टाचार को समाप्त करके हम दम लेंगे। श्याम गोपाल गुप्ता जी, ये तो खैर परिणाम बताएंगे आने वाले वक्त में कि क्या स्थिति सामने आती है, लेकिन केवल इस बात पर आश्वस्त हो जाना, हर शहर का अपना मिजाज होता है, ये बात आप भी जानते होंगे, और सियासत में खासतौर से शहर जो है वो परिणामों में मिजाज इतना बदल देते हैं कि भूगोल तक बदल जाता है, नेताओं के गणित और भूगोल, तमाम चीजें बदल जाती हैं। ये दिल्ली नहीं, ये काशी है। मैं भी काशी का निवासी हूं, आपको बता दूं। मैं हमें चलिए, अच्छी बात है, मैं वहीं का रहने वाला हूं। हाँ, और जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने एक नारा दिया, हर हर मोदी, ये बहुत बड़ा घमंड का प्रतीक है। हाँ, हर हर महादेव, हर हर गंगे कहा जाता था। हाँ, आप अपने आप को भगवान के समकक्ष रखना चाहते हैं। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है, हाँ, कि आपके अंदर अहंकार और घमंड आ चुका है। हाँ, और वहां की जनता घमंड और अहंकारी व्यक्तियों को कभी भी पसंद नहीं करेगी। चलिए, लेकिन जनता तो परिणामों को दिखाती है। हम श्याम जाजू जी का रुख कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए खास चर्चा में, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। पहला सवाल मेरा आपसे यही, ऐलान अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं और खुली चुनौती अब आपके पार्टी के सामने, और बड़े ही आत्मविश्वास से भरकर अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे थे, सुन लीजिएगा, कि मोदी जी खुले मंच पर बहस कर लें। अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तित्व के 4 फेजेस में मैं उसको देख रहा हूं। हाँ, एक तो अन्ना जी के साथ, जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में, आंदोलन में अन्ना जी के साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए वो केजरीवाल। हाँ। बाद में अपनी पार्टी स्थापित करके सत्ता के लिए लड़ाई लड़ने वाले केजरीवाल। बाद में मुख्यमंत्री के रूप में जब सत्ता उनको दी दिल्ली की जनता ने, तब के केजरीवाल। और सत्ता के उतरने के बाद के केजरीवाल। हाँ। ये चारों, इसमें उनके व्यक्तित्व का ग्राफ डाउन 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 हो रहा है। हाँ। और आज तो देश की जनता के सामने उनका व्यक्तित्व का पूरा पर्दाफाश हो गया है। लेकिन चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, चुनाव तो लड़ ही रहे हैं श्याम जाजू जी। जो आपकी पार्टी कह रही थी, आपकी पार्टी कह रही थी, उन्होंने चुनौती तो स्वीकार ही ली, आरोप प्रत्यारोप की बातें करी। हाँ, चुनौती तो स्वीकार ली ना उन्होंने। आपके पीएम कैंडिडेट के सामने अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो बड़ी चुनौती पेश करते हुए लड़ रहे हैं। कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हाँ, पर केवल अरविंद केजरीवाल वाराणसी में जाने के बाद, हाँ, अरविंद केजरीवाल वाराणसी में पहुंचने के बाद कोई अलग से चुनौती खड़ी हुई है, हाँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। केजरीवाल जी का जो आज का जो व्यक्तित्व है, उसको लोगों ने देखा है, और आने वाले चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इसलिए वो कोई बड़ी चुनौती नहीं है हमारे लिए। हाँ। मोदी जी की लहर, मोदी जी की पॉपुलैरिटी और पॉजिटिव पॉपुलैरिटी, हाँ, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। हाँ। जब मौका मिला तो ये भागे नहीं है। हर रोज सुबह झूठ बोलना और हर रोज शाम को एक्सक्यूज मांगना, हाँ, इस प्रकार की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। लेकिन बड़े आत्मविश्वास में भरे हैं अरविंद केजरीवाल, बड़े आत्मविश्वास में भरे हैं। हम दर्शकों को भी दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल किस खास अंदाज से चुनौती दे रहे थे, फिर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। वाराणसी की जनता जानना चाहती है
कि नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग मुद्दों पे क्या कहना है। यहीं बेनियाबाग में नरेंद्र मोदी जी आए और खुले में जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिबेट हो जाए। हम भी जानना चाहते हैं गुजरात में कितना विकास हुआ था। तो सवाल तो उठा दिया अरविंद केजरीवाल ने, और केवल इस अंदाज में हल्के से लेना, या पार्टी की तरफ से जैसे श्याम जाजू जी शुरुआती तौर पे कह रहे थे कोई चुनौती नहीं है, लेकिन सवाल तो उठे हैं और जनता भी जो है चुनाव में सवालों का उत्तर दोनों ही बड़े नेताओं से अपेक्षा रखती। कोई भी कहीं भी किसी भी लोकसभा चुनाव में बात हो, जनता इस बात पर ध्यान देती है। श्याम जाजू जी का रुख करेंगे। श्याम जी, सवाल खड़े किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, चुनौती तो ठीक है, सवाल खड़े किए हैं तमाम के, उनका जवाब आपके पार्टी के पीएम कैंडिडेट को देना है। अरविंद जी ने तो गुजरात में जब वो गए थे तब भी सवाल खड़े किए। हाँ, सवाल खड़े करना उनका काम ही है। हाँ, सवाल का जवाब देना, सॉल्यूशन में कुछ रोल करना, ये उनका काम नहीं है। सवाल खड़े करना, हंगामा खड़ा करना, ड्रामा खड़ा करना, नौटंकी करना, यही तो उनकी विशेषता है। इसलिए दिल्ली की जनता ने वो देखा है। अपने पार्टी के बारे में उनको जो जो पूछा गया उसका एक भी सवाल का जवाब वो नहीं देंगे। पर उनको बात सब लोगों ने जवाब देना, क्योंकि वो अकेले ईमानदार है। ईमानदारी का ठेका केवल उनके ही पास है, बाकी सब बेईमान है। इसलिए पूरे देश का दायित्व केवल अकेले केजरीवाल पे। ये जो हठधर्मिता है, ये जो आग्रही भूमिका है, ये जो जिद्दीपन है, ये देश पे राज नहीं कर सकता। दिल्ली ने ये प्रूव किया। आज हमारे घर का बिल आया, लाइट बिल, कोई उसमें कोई हमें इफेक्ट नहीं दिख रहा, इसका किसी में कोई फर्क नहीं। झूठे वादे किए, मैंने अब झूठी बातें काशी में काशी के अपने मुद्दे हैं, काशी के अपने मुद्दे हैं। हम काशी को क्यों भूलें श्याम जाजू जी, काशी के अपने मुद्दे हैं। वहां उन लोगों के बीच जाकर अरविंद केजरीवाल गुजरात के विकास को चुनौती दे रहे हैं और काशी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो गुजरात में तो मोदी जी ने खुद को प्रूव किया। हाँ, उनके पास गुड गवर्नेंस का एक 13 साल का नक्शा है, सर्टिफिकेट है। हाँ, उनको केजरीवाल के सर्टिफिकेट की थोड़ी जरूरत है। उनको देश ने एक विकास का मॉडल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, और हमने नहीं किया। राजीव गांधी फाउंडेशन उनका दिल्ली में सम्मान कर रहा है कि गुड गवर्नेंस, किंग ऑफ गवर्नेंस के रूप में टाइम मैगजीन छाप रहा है। हाँ, इसलिए केजरीवाल ने 4 सवाल पूछ लिए। हाँ, इससे कोई उसकी महत्व कम नहीं होती। हाँ, गुजरात के विकास की रफ्तार कायम है। श्याम गोपाल गुप्ता जी, श्याम गोपाल गुप्ता जी, इस देश का ये बार श्याम गोपाल गुप्ता जी, विकास के मॉडल पे मैं आऊंगा श्याम जाजू जी, आपके आऊंगा। श्याम गोपाल गुप्ता जी का रुख करता हूं। बीजेपी बहुत हल्के से लेती है आपकी चुनौती को, बहुत हल्के से। जिस तरीके से वो कह रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल वो स्थिति पैदा नहीं कर पाए? या तो काशी से लड़ना था, इस तारीख का इंतजार तो किया, चलिए ठीक है, उनका अपना एक फार्मूला होगा, एक रणनीति होगी, लेकिन क्या काशी में अरविंद केजरीवाल जो दावा मंच से कर सकते हैं, जमीनी हकीकत पर उतनी चुनौतियों के साथ खड़े हो सकते हैं जो दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, बीजेपी के जहां तक सवाल है, ये ऊपर से दिखा रहे हैं हल्के में, लेकिन अंदर से इन्हें मालूम है कि जिस चट्टान से टकराने जा रहे हैं, उस चट्टान से टकराने का परिणाम क्या होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिसने सारे भारत के अंदर एक ऐसी उम्मीद की किरण जगाई है। क्या दिल्ली का आप उदाहरण ले ले, दिल्ली से बाहर आई, दिल्ली से बाहर आई, अब काशी की बात है। बिल्कुल, मैं काशी में आ रहा हूं, इसलिए काशी मैं अभी भी कह रहा हूं। आपने शुरुआत में कहा कि काशी के आप रहने वाले हैं। 1% आप आम आदमी पार्टी के नेता के हटकर अगर आप सोचेंगे, काशी का अपना मिजाज है, उस बात को आप स्वीकारिए। मैं काशी के निवासी के होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूं, काशी का निवासी कभी भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा जिनके ऊपर 2002 के दंगों के दाग हो, जिन्होंने मंदिर मस्जिद के मसले पर लोगों को लड़ाया, कत्लेआम कराया हो, जो लोग झूठ बोलते हो, भगवान राम की झूठी अब आप डेवलपमेंट की बात करते करते आप उसमें, मैं बता रहा हूं ना, ये तो कांग्रेस कहती है डेवलपमेंट। अभी आप अरविंद केजरीवाल डेवलपमेंट की बात कर, मोदी जी जवाब दें, किसके हवाई जहाज मोड़ते हैं वो, और वहां किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? गुजरात में कौन सी विकास की, कौन सी तरक्की की, क्यों झूठी बातें भाजपा वाले कर रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। यदि अरविंद जी को 6 महीने का मौका दे दें आप केंद्र के अंदर, इस देश की जनता दे देगी, तो दिखा देंगे कि विकास क्या होती है और रफ्तार क्या होता है और किस प्रकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है। ये हमारा कहना है। बिल्कुल, चलिए मैं अब रुक करूंगा, लेकिन इस बीच खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए अनिल राजनर जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। चर्चा की शुरुआती तौर पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपको आरंभिक रिएक्शन, आरंभिक प्रतिक्रिया हलचल के तौर पर लगती है अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद? पहली चीज। दूसरी चीज, ये ऐलान सियासी हलचल है, ये तो स्वीकारने वाली बात है, लेकिन सियासी मोड़ है क्या ये ऐलान? देखिए, मैं अभी भाई साहब की बात सुन रहा था। हाँ, मैं ये 6 महीने कह रहे थे जी,
तो जब 6 महीने इन्हें यहाँ पर दिल्ली में मिले तो भाग खड़े हुए जी। अब वो वहाँ पर पहुँच गए वाराणसी। मेरी व्यक्तिगत राय यह है जी कि बेहतर होता अगर ये दिल्ली में सरकार बनाते, हाँ, सरकार चलाते और अपनी विश्वसनीयता को जमाते। मुझे लगता है कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी में बहुत भारी गैप आ गया है और सिवाय मोदी को रोकने के या मोदी को टारगेट करने के और कोई मुद्दा अब इनके हाथ में रहा नहीं। तो ये किसी भी कीमत पे, जैसे इनकी शुरू में प्लान ये था कि कांग्रेस की ये बी टीम अक्सर कहा जाता था, उन्हीं के समर्थन से चला भी मामला। हाँ, और ये मकसद इनका था कि मोदी की सीटों को रिस्ट्रिक्ट करना। हाँ, और एक हवा थी जी। अरविंद केजरीवाल जी को इतना तो क्रेडिट हम देंगे ही कि वो मुद्दे बड़े अच्छे उठाते हैं और मीडिया मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी, स्पेशली सोशल मीडिया। हाँ, ये निश्चित रूप से तो वो आज भी उन्होंने बनारसी में भी ऐसे इश्यूज उठाए हैं जो नहीं, कि बात यह है कि मतलब उनका जो आप कह रहे हैं अनिल जी, सियासी गणित है, लेकिन उस सियासी गणित में स्पार्क, यानी जैसे हम चिंगारी कहते हैं, वो चिंगारी तो उन्होंने कर दी पैदा। जरूर कर दी है। हाँ। और चिंगारी की अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि अरविंद जी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि वो मुद्दे ऐसे चुनते हैं जो सीधा जनता से जुड़ते हैं। हाँ। उन मुद्दों को जिनको कांग्रेस और बीजेपी ने इतने सालों तक एड्रेस नहीं किए। नहीं, लेकिन चूंकि अब काशी जो है, काशी अब केंद्र बन चुका है जी। ये बात हमें और आपको सबको स्वीकारना होगा, और वो केंद्र बन चुका है जहां पर तमाम देश की निगाहों के अलावा सत्ता के केंद्र की धुरी भी बनती हुई नजर आ रही। क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद अरविंद केजरीवाल अब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेंगे, सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। आमिर हैदर जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आमिर साहब, स्वागत है आपका। आपकी पार्टी तो अब कश्मकश में है, काशी को लेकर अब तक बड़ी चिंता की बात है कि टिकट आपका बड़े मंथन के बाद निकलेगा टिकट आपका, लेकिन अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं चुनाव। तो लड़ने दीजिए, इससे क्या होता है। ऐसा है कि वो सब जानते हैं कि कांग्रेस स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कांग्रेसी एक ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिकता से लड़ सकती है। और चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बीजेपी पूरी इंटायर हो, और जहां भी रही कांग्रेसी लड़ती रही। तो इससे केजरीवाल के आने से हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, इसी बात पे चलिए मैं बाद में आपका रुख करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस लाइन पर, जिस राह पर आप चल रहे हैं कि होने दो, होता है, लड़ने दो, देखा जाएगा, लेकिन अपना कैंडिडेट जो है वो बड़े मंथन के बाद आएगा। दिग्विजय सिंह का आप नाम कब घोषित करेंगे, या आपका कैंडिडेट कौन होगा, काशी में आपकी पार्टी कितनी चुनौती दे पाएगी, इसको लेकर आपकी पार्टी का मंथन जो है वो बड़े ही आराम से चल रहा है। श्याम जाजू जी बीजेपी के नेता मेरे साथ बने हुए हैं। श्याम जी, मुझे ये बताइए कि क्यों नहीं ऐसी स्थिति है कि अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस तो कैंडिडेट सोच रही है, चलिए आप कहें कि कांग्रेस तो अभी तक कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है, ये तो पहुंच ही गए ना बनारस, काशी पहुंच ही गए अरविंद केजरीवाल। जिस प्रकार का रोल देश की राजनीति में आप पार्टी कर रही है, हाँ। मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा कि कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी की ये संयुक्त उम्मीदवार भी वहां हो सकते हैं। दिल्ली में जिस प्रकार का ड्रामा उन्होंने किया, हाँ। मां अपने बेटों की कसम खा के किया कि कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस से हाथ मिलाया। तो ये सभी पार्टी के वहां के नेता भी मोदी जी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार भी केजरीवाल हो सकते हैं। ये हुआ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके पर्दे के पीछे तो सब गठबंधन तो उनका है ही। कांग्रेस आज पिक्चर के बाहर हो गई है, तो चलो मोदी जी के राह में रोड़े कौन अटका सकता है। हाँ। तो इस प्रकार का निगेटिव मेंटेलिटी का आदमी जो ड्रामा पिक्चर से तो बाहर नहीं हुए, पिक्चर से बाहर नहीं हुए, दिग्विजय सिंह तैयार हो रहे हैं, दिग्विजय सिंह तैयार हो रहे हैं। ऐसे आदमी को मैदान में उतारा जाए। हाँ।
नहीं, देखते हैं कांग्रेस भी क्या स्ट्रेटेजी करती है। हाँ। पर ये भी हुआ तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ। सवाल आज देश में मोदी सेंट्रिक चुनाव हो गया है। ये पूरे सभी पार्टियों की मेंटल ये स्थिति ऐसी है, मोदी को रोकने के लिए क्या करना है उसके लिए सब करो। मोदी जी ने बोले तो भी चर्चा, नहीं बोले तो भी चर्चा। हाँ। इस प्रकार की स्थिति है। अपने आप में ये साबित कर रहा है कि लहर किसकी है। हाँ। लोगों में हवा किसकी है। कांग्रेस ने तो चुनाव के पहले ही अपने हथियार रख दिए है नीचे। हाँ। और इस प्रकार के आप पार्टी के माध्यम से अपनी गोटी खिलाने का वो काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता अभी सोच समझकर विचार पूर्वक निर्णय लेने में माहिर है। उन्होंने आप पार्टी को चुनाव के पहले भी देखा है, बाद में भी देखा है। इसलिए वाराणसी की भी जनता, ये जनता अभी मूर्ख नहीं, जनता ने बहुत कुछ देखा है। बनारस की जनता ने बहुत कुछ देखा है और अभी भी देख रही है। मैं उन तमाम आंकड़ों पर आपसे बात करूंगा। जिस स्थिति में आप बात कर रहे हैं कि जनता क्या देख रही है, बनारस में क्या स्थिति है, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। इस बीच आमिर हैदर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। आमिर साहब बोलिए जल्दी, फिर मैं रुक करूंगा आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ। देखिए, ये परेशान है, बौखलाए हुए हैं, इसलिए कि केजरीवाल इनको परेशान किए, केजरीवाल ही नहीं परेशान किए। अब जब समझती कांग्रेस जीता है चलिए फिर रुक करेंगे आपका। अनिल जी, आपको इस स्थिति में लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से श्याम जाजू जी कह रहे हैं, बीजेपी वाले समझते हैं इनका बड़ा फोकस कहीं बिल्कुल नहीं है। ये मीडिया इनको उठाए हुए। अब ये बात तो सिर्फ और ये कहते हैं गुजरात मॉडल हिंदुस्तान में देंगे, कौन पसंद करेगा गुजरात मॉडल? में ये कह सकते हैं गुजरात में क्या हुआ ये जानते हैं। तैयारियों की बात करें तो इनके कैंडिडेट का पता नहीं है। मैं तो इस बात पे अनिल जी आपसे समझना चाहूंगा, अगर काशी अब इतनी हाई प्रोफाइल सीट है, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए, उनका क्या आकलन है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस तो वहां इतने आराम से, इतने इत्मीनान से चीजों को सोच रही है। क्यों नहीं कांग्रेस के रणनीतिकार एक बड़ा योद्धा तैयार कर पाए? चाहे वो स्वयं राहुल गांधी हो, कोई और होता जो कहते कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस की नीति, कांग्रेस का ये योद्धा तैयार है, वो स्थिति तो पैदा हुई नहीं। देखिए, आप मानिए या ना मानिए, हाँ, ये चुनाव है मोदी वर्सेस रेस्ट। हाँ, उसमें कुछ हद तक मैं माफी चाहूंगा जाजू साहब से, कुछ हद में तक बीजेपी भी शामिल है। तो ये सिर्फ मोदी एक्सेंट्रिक चुनाव हो चुका है। और रही कांग्रेस की बात, तो दुर्भाग्य से वो अब इस रेस से बाहर है। वो मेंटली भी मान चुके हैं कि दे आर नोवेयर इन द पिक्चर नेशनल सीन पे। तो वो हो सकता है कि जैसे वो केजरीवाल साहब तो औपचारिकता तो कर लेते अनिल जी, कम से कम कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, राहुल गांधी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहते हैं कि जब सीटों का आंकड़ा आएगा तो पिछले कार्यकाल से ज्यादा सीटें होंगी, तो काशी पे फोकस तो कर लेती कांग्रेस। देखिए, पॉइंट ये है कि ये तो अभी टाइम है, अभी वो कैंडिडेट अनाउंस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो लोकल कैंडिडेट को अनाउंस करेंगे किसी बड़े। चलिए, कांग्रेस नहीं कर पा रही है। मान लीजिए दिग्विजय सिंह अचानक प्रकट हो गए, वो भी हम मान लेते हैं कि अचानक वो आ जाएं या कोई और आए। लेकिन क्या, जिस बात को मैं शुरुआती तौर पर अनिल जी कह रहा था कि ये केवल एक हलचल है नरेंद्र मोदी के खिलाफ केजरीवाल का लड़ना, या वाकई में अब एक चुनौती का अध्याय शुरू हो रहा है काशी पुराण में? देखिए, इसमें मैं मानता, अगर केजरीवाल साहब अकेले कैंडिडेट होते नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हाँ, और दूसरी विपक्षी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये अगर चुनाव में ना होते, पर ये दोनों हैं और इनकी आप प्रेजेंस को नकार नहीं सकते और इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव जी और आजमगढ़ से लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल बराबर है, वो इसे पूरी तरह से प्रभावित नहीं, क्षेत्रीय दलों की अपनी वहां ताकत उस इलाके में, और प्लस उसके अतिरिक्त ये चीज है कि क्षेत्र का एक अपना मिजाज होता है, जिस बात को मैं इनसे कह रहा था श्याम गोपाल गुप्ता जी से। दिल्ली अलग मिजाज का शहर है, और अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी और शहर में जाएंगे तो उसका एक अपना मिजाज है, उस मतदाता का एक अपना मानस पटल है, उसके बाद परिणाम सामने आता है। लेकिन जरा हम स्थिति को समझते हैं। केजरीवाल का काशी दौरा हंगामे के साथ खत्म हुआ। केजरीवाल को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तमाम विरोध और हंगामे के बीच केजरीवाल ने अपनी रैली भी की। नजर काशी की केजरीवाल की यात्रा पर।
केजरीवाल की काशी यात्रा का आगाज हंगामे के साथ हुआ। केजरीवाल को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। केजरीवाल काशी की जनता से पूछने गए थे कि उन्हें काशी से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। इस सवाल का जवाब केजरीवाल को मिला या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन केजरीवाल को काशी में जिस विरोध का सामना करना पड़ा उसकी कल्पना शायद केजरीवाल ने भी नहीं की। बनारस में अगर आपको चुनाव लड़ना था तो आप दिल्ली छोड़ के क्यों भाग गए? आप तो भगेड़ू हैं, आप बनारस को भी छोड़ के भाग जाएंगे। केजरीवाल भैरव और विश्वनाथ के दर्शन कर काशी का आशीर्वाद पाने की इच्छा रखते थे, लेकिन भगवान के दर से बाहर निकलते ही केजरीवाल को मोदी समर्थकों ने काले झंडे दिखाए। केजरीवाल के विरोध में नारे लगे। केजरीवाल और कार्यकर्ताओं पर स्याही फेंकी गई। केजरीवाल के काफिले पर अंडों से हमला किया गया। बात यहां तक बढ़ गई कि पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज तक का सहारा लेना पड़ा। मोदी समर्थकों ने केजरीवाल का जिस तरह विरोध किया उससे एक बात साफ होती है कि केजरीवाल की राह उतनी आसान नहीं है जितनी की दिल्ली में थी। ये बड़ा दुख होता है देख के कि जिस तरह से गंगा गंदी हो गई है, गंगा का पानी गंदा हो गया है और ये सब भ्रष्टाचार की वजह से है। हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक इसी तरह से चलता रहेगा। तमाम विरोधों के बाद आम आदमी पार्टी ने रैली की और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने काशी का दिल जीतने का दावा किया। काशी में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है। मोदी के सामने केजरीवाल दम ठोक रहे हैं। दिल्ली में मिली जीत से आम आदमी पार्टी का हौसला बुलंद है, तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल को कम आंकने की भूल नहीं कर सकती है। देखना होगा कि काशी किस पर भरोसा करती है। मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो विरोध, अंडा फेंकना, स्याही, इन सब के बीच परिणति इस तौर पर होती कि अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने की बात कर देते हैं। लेकिन जल्दी से रुक करेंगे हम कांग्रेस का। आमिर हैदर साहब हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। आमिर साहब, मुझे इस बात का भर जवाब दे दीजिएगा, कोई चुनौती दे पाएगी कांग्रेस काशी में, या आप इसी बात पर बड़े संतुष्ट रहेंगे, चलिए कोई बात नहीं, हमारा कैंडिडेट तो आ ही जाएगा, केजरीवाल जी लड़ रहे हैं? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कैंडिडेट केजरीवाल जी, कांग्रेस लड़ेगी, चुनौती देगी। और दिल्ली के सरकार, यहाँ जानते हैं नेशनल इशू है, कांग्रेस ही बीजेपी का चुनौती करती है। हाँ। और यहाँ 2004 में कांग्रेस का एमपी जीत चुका है। और ये देखे गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये चाहते गुम्मे चला के, डंडे चला के, ये गुंडागर्दी से नहीं मामला हो रहा है, ये गलतफहमी में है मुब्तला है। अब गलतफहमी जो है वो अब कहाँ है, किस दल में है, कहाँ किस तरीके से है, वो तो आप भी समझ रहे होंगे आमिर हैदर साहब। गलतफहमी के अलावा बात जमीनी हकीकत की है कि उस जमीनी हकीकत पर आपकी पार्टी क्या कर पा रही है अब तक, और आम आदमी पार्टी काशी की जमीन तक पहुंची और अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने की बात कर चुके। चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानने की और भी कोशिश करेंगे उस पहलू को, काशी का ये मुकाबला क्या एक रोमांचक मुकाबले से ज्यादा सियासी परिणामों की तस्वीर के तौर पर परिवर्तन लाएगा, क्या कुछ होगा काशी के इस महामुकाबले में, संभावित तौर पर जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है खास चर्चा में। अब दूर के गणित को समझा जाए, क्या केजरीवाल की दूरदर्शिता है? इसको हम ऐसे समझते हैं कि केजरीवाल का यूपी दौरा कई मायनों में खास है। काशी के जरिए केजरीवाल पूरे देश को दरअसल संदेश देना चाहते हैं। काशी हाई प्रोफाइल सीट है, मोदी को चुनौती देकर केजरीवाल अपने सियासी जीवन का एक बड़ा दांव खेल रहे हैं, लेकिन विरोधियों की नजर में केजरीवाल को सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा वो मानते हैं। केजरीवाल की दस्तक से काशी का चुनाव दिलचस्प हो गया है। मोदी को केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत केजरीवाल काशी और देश का दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल के लिए लोकसभा चुनाव का सफर कितना आसान है या कितना मुश्किल अभी नहीं कहा जा सकता है। केजरीवाल मोदी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन वो इस लड़ाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ और देश हित का बता रहे हैं।
ये बड़ा दुख होता है देख के कि जिस तरह से गंगा गंदी हो गई है, गंगा का पानी गंदा हो गया है और ये सब भ्रष्टाचार की वजह से है। हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक इसी तरह से चलता रहेगा। केजरीवाल के काशी दौरे से बीजेपी की राह मुश्किल होती दिख रही है। हालांकि बीजेपी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल फैक्टर को सिरे से नकार रही है और केजरीवाल को कांग्रेस का साथी घोषित कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो खुद मैदान में आने से तो डर रही है, मैदान में आने को सामने हिम्मत नहीं कर पा रही है और मोहरों के सहारे वो अपनी लिखी हुई पटकथा के लिए जो है वो मोहरे तलाश रही है और मोहरों को भेज रही है। अभी विद बैग एंड बैगेज पहले से लिखी हुई पटकथा के आधार पर उन्होंने केजरी को काशी डिस्पैच किया है और ये कह करके किया होगा कि भाई ऐसा है कि हम तो मोदी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, हम तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, तो हम मोहरों के सहारे जो है वो बीजेपी पर झूठे आरोप लगवाएंगे। वहीं कांग्रेस भी केजरीवाल की धमक को कम बता रही है। वक्त और जनता पर कांग्रेस ज्यादा भरोसा दिखा रही है। उन्होंने राजनीतिक दल बनाया है, वो घूम रहे हैं, वाराणसी गए देखने के लिए कि उन्हें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है और आप तो जानते हैं कि इस तरह के नाटकीय प्रदर्शन उनके होते रहते हैं। अब वो गए हैं, उनका अपना तरीका है काम करने का, तो जाएं, उसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। यूपी के सियासी मैदान में केजरीवाल की एंट्री से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये बात एसपी जानती है, लेकिन एसपी इसे जाहिर नहीं करना चाहती। देखिए, दिल्ली और बनारस में बहुत बड़ा अंतर है। बनारस तीर्थ नगरी भी है, राजनीतिक नगरी भी है। अब बनारस का इतिहास बहुत प्रसिद्ध रहा है, तमाम बाहरी आते हैं, तीर्थ के लिए आते हैं, पूजा पाठ के लिए। तो वैसे केजरीवाल आए होंगे, मैं उनसे कहूँगा बाबा हर हर महादेव के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें। केजरीवाल के आने से लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। सियासी तौर पर केजरीवाल अभी फायदे में दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। अब जनता के पाले में गेंद है कि वो केजरीवाल पर कितना भरोसा करती है। जिया न्यूज़ रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये स्थिति है। जनता तो परिणामों के तौर पर दिखाएगी किस पे कितना भरोसा करती है, लेकिन क्या इन तीन चीजों को हम समझ सकते हैं केजरीवाल के चुनाव लड़ने से? क्या केवल चुनाव दिलचस्प बनाने गए हैं, अपना सबसे बड़ा दांव केवल इसलिए खेलने गए हैं कि हलचल पैदा कर सके? लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या उन सवालों का जवाब दे पाएंगे जो लगातार बीजेपी भी घेरते हुए कह रही है कि सिर्फ मोहर हैं और मोहरे हैं कांग्रेस के? इस बात को हम समझेंगे। अनिल राजेंद्र जी मेरे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे यही कि चुनाव केवल दिलचस्प बनाने गए हैं? क्योंकि एक बात तो है, कांग्रेस की अब तक खामोशी या कांग्रेस की जो रणनीति आपने देखा भी, कांग्रेस के तमाम रणनीतिकार या रीता बहुगुणा भी बोल रही थी जो कि हम उनका काम है वो करते रहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां जो गए हैं केवल दिलचस्प बनाने तो नहीं जा सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस चुनौती का स्वरूप आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो ये नहीं क्लियर हो रहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं या भ्रष्टाचार के माफ कीजिए, क्योंकि लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। हाँ, ठीक है, वो घुमा फिरा के बीजेपी को भी भ्रष्टाचार में शामिल कर लेंगे। मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देखना ये है कि केजरीवाल साहब और दूसरे विपक्षी उम्मीदवारों के प्रचार के माध्यम से मोदी की मिशन 272 प्लस का क्या होता है, क्योंकि वाराणसी की सीट सिर्फ अकेली नहीं है। हाँ, ये पूरा पूर्वांचल की 30-35 सीटों पर डायरेक्टली प्रभाव डालेगी। नहीं वो, लेकिन जो आप बात कर, माफी रुक रहा हूं, वो नरेंद्र मोदी के लिहाज से आप कर रहे हैं। हाँ, नहीं बीजेपी के लिहाज से। हाँ, मतलब बीजेपी का जो गढ़ थे और नरेंद्र मोदी को सेंट्रलाइज वहां पे इसलिए किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर काशी जाते हैं अपनी दिल्ली को छोड़कर, तो उसके मायने अलग है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, फिर मैं श्याम गोपाल गुप्ता जी का रुख करूं। देखिए जी, बात यह है कि उन्हें यही नहीं अभी तक क्लियर कर पाए कि वो दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं या राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं। मैं तो समझता हूं कि वो इस माध्यम से इस बार से अपनी पार्टी को एक ऑल इंडिया बेसिस पर वो एक खड़ा करने का
एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का और एक माध्यम बनाने का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से वाराणसी में कोई गंभीर चुनौती नहीं मानता। आप बड़ी चुनौती नहीं मानते? मैं नहीं मानता। मैं श्याम जाजू जी का रुख करूंगा, बीजेपी के नेता लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। श्याम जी, आपकी पार्टी केवल इस बात से ही संतुष्ट है कि अरविंद केजरीवाल कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन एक चीज जो है, जो मैं आपसे कह रहा था कि काशी के का अपना मिजाज है, काशी के अपने मुद्दे हैं। काशी का विकास जो है, आपको क्या लगता है जनता उसको महसूस नहीं कर रही है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं। और एक सवाल और मेरा इससे जुड़ा हुआ है, बनारस आप कब से नहीं गए श्याम जी? काशी के बनारस आप कब से नहीं गए? फिर मैं अगला सवाल करूंगा। नहीं, बनारस अभी मैं कुंभ मेले में जाके आया। अभी यदि मैं सही हूं तो बीजेपी, के मेयर हैं, बीजेपी के मेयर हैं बनारस में। अगर मैं सही हूं तो बता दीजिए। हाँ, है बिल्कुल। बनारस का स्टेशन के आसपास के गड्ढे देखे आपने? जब आप गए होंगे स्टेशन के आसपास के गड्ढे देखे, तंग गलियां बनारस की आपने देखी। और इससे पहले आपकी पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर नेता वहां से सांसद थे। और बनारस में कितना पूरा डेवलपमेंट हुआ अब तक, जनता ने शायद वो भी देखा होगा। बहुत सी बातें जो वहां के स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी है, कारपोरेशन से जुड़ी हुई सब बातें, बहुत सी बातें जो स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नेंस पूरी देश जानता है। इसलिए गंगा के पर जो हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, मोदी जी ने सिद्ध करके बताया साबरमती में कितना खर्च हुआ। और आज अहमदाबाद में साबरमती का एक टूरिस्ट स्पॉट, एक अच्छा कितने कम समय में ये कर सकते हैं, ये उन्होंने प्रूव करके बताया है। इसलिए मोदी जी को विकास के नाम पे तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। तो अब बनारस भी उसके लिए अपवाद नहीं है। निश्चित रूप से वहां के श्याम जी, मुझे एक बात बताइए, श्याम जी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। श्याम जी, क्या काशी नगरी को नरेंद्र मोदी का इंतजार कराया आपकी पार्टी ने? काशी को निहारने के लिए आपने मजबूर किया कि जब नरेंद्र मोदी जी लड़ेंगे तभी काशी का विकास होगा। मेरा सवाल यह था, क्या नरेंद्र मोदी का इंतजार करवा रहे थे आप काशी को? क्योंकि मैं जो आपसे पूछ रहा था उसके पीछे जिज्ञासा मेरी यही थी कि काशी के आसपास, आप स्टेशन के आसपास हाल देखिए, केवल राज्य सरकार का नहीं। मैंने इसलिए यह भी पूछा था कि महापौर कौन है, आपकी पार्टी के हैं। तो काशी को क्या नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे विकास के मामले में? मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता आपके सांसद रहे हैं। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कारपोरेशन के हाथ में कितनी पावर रहती है। बनारस के कारपोरेशन के हाथ में कितनी पावर है। ये सब शहरों के अर्बन डेवलपमेंट वाला जो विकास होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। और स्टेट गवर्नमेंट वहां मायावती की आई, मुलायम नहीं चाहिए था इसलिए मायावती आई, और मायावती नहीं चाहिए इसलिए मुलायम आया। यही खेल वहां पर यूपी में चल रहा है। यूपी में विकास का मुद्दा इस बार चर्चा में आ रहा है। आज तक वहां पर जो जिस जातिगत राजनीति चल रही है, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है, जो जाति संप्रदाय के लेकर वहां के सब विकास वो चलता है, विकास ये कभी मुद्दा था ही नहीं। इस बार मोदी जी आने के कारण विकास का मुद्दा आया है। इसलिए हमें वही तो सवाल है कि मोदी जी के आने का इतना इंतजार क्यों करा? उससे पहले विकास का मुद्दा रही है। ये लोग कुछ भी विकास के मुद्दे पे आपके सांसद काम करके दिखा देते श्याम गोपाल गुप्ता जी। लेकिन आपसे भी एक सवाल है, आप भी जानते हैं, अगर आप उस इलाके के, मैं आऊंगा श्याम जी, उस इलाके के आप रहने वाले हैं, क्या होता है जनता का मिजाज? अरविंद केजरीवाल हो या बड़े से बड़ा नेता चला जाए, जनता ये जरूर पूछती है कितना आएंगे। क्योंकि एक चीज आपने देखा था कि लोग जो बात कह रहे थे कि दिल्ली छोड़ के बनारस आ गए, बनारस छोड़ के आप दिल्ली चले जाएंगे। कितना आएंगे तो मुरली मनोहर जोशी जी भी बता सकते हैं वहां। आप अरविंद केजरीवाल जी की बता दीजिए ना। अरविंद जी तो अभी पहली बार गए, आपको बताऊं मैं, आपने देखा है। यदि काशी की जनता उनको जिताएगी तो अच्छा गाजियाबाद से शिफ्ट करेंगे, बनारस में मकान ले रहे हैं। अरे बराबर जाएंगे ना बनारस, क्यों नहीं जाएंगे? वाह, आप हर बार जाएंगे, हर चीज आपकी जो है। अरे वहां की गंगा घाट की स्थिति देखिए आप। ये कॉर्पोरेशन की बात कर रहे थे भाई साहब हमारे, इतनी मलिन वहां के गंगा घाट हैं, कूड़ा करकट और लाश बह रहा है, कुत्ते जीव परजीव सब मरे पड़े हैं, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। वहां का आप साड़ी उद्योग देख ले, कालीन उद्योग, यमुना साफ कर लेते आप यमुना जी साफ नहीं कर पाए। सर मैं आपसे काशी की बात कर रहा हूं फिलहाल। यमुना के मुद्दे पे आप अलग से बहस कर लीजिएगा मुझे। नहीं, बात कर रहा हूं, बात मूल आदर्श जुड़ी हुई है। यमुना के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस थी, क्यों नहीं इन्होंने सफाई की? अरबों खरबों रुपए डका गए यमुना के नाम पे, कहां वो पैसे? जवाब देंगे भाजपा वाले मुझे। दोषारोपण की राजनीति लगता है। अरे हमें कहां मौका मिला यमुना साफ करने का, बताइए आप।
कितना मौका चाहिए था आपको? हमें तो 2 महीने मिले, हमने दिल्ली का भ्रष्टाचार 50% कम करके दिखा दिया। आप दिल्ली के आंकड़े आप भ्रष्टाचार कम करके दिखाते हैं, बाद में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, उस पर कौन सी इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? जनता के अंदर जाइए, आपकी पार्टी वाहवाही लूटने की बात कर रही थी, बाद में अरविंद केजरीवाल को। आप जनता के बीच जाइए, देखिए आपको पता लग जाएगा किस प्रकार रेडी पटरी वालों को, मुझे ये बताइए, राशन वालों को, पेंशन वालों को, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ था। और आम आदमी पार्टी जब से आई 2 महीने के अंदर सब जगह से रिश्वतखोरी दलाली रुक गई थी, और दिल्ली पुलिस की उगाही भी रुक गई थी। और जनता से पूछ लीजिए कि हम जनता के बीच 24 घंटे रहने वाले लोग हैं, लेकिन फिर ये नहीं है। मैं अब उस पे नहीं जाऊंगा, उस स्थिति पे। फिर आप कह रहे थे जब स्याही वाली बात आती तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी स्याही फेंकते हैं अपने नेताओं पर। अरे फेंकते हैं तो सजा भुगतेंगे वो, आप ही खुद तय कर लीजिए कि आप सजा भुगतेंगे। कोई आदमी गलत काम करता है। बनारस की आप उसको, मैंने जो सवाल पूछा था आपसे, उस बात को आप उत्तर दे दीजिए कि बनारस की जनता इतना तो जानती है ना, पूछेगी आपसे कि आप दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे कि बनारस में रहेंगे, और बनारस को लेकर आपकी सोच अचानक जाग रही है ना, केवल इसलिए कि नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती देना। मेरा सीधा सा सवाल है, सीधा सवाल। नहीं बनारस जब जब जरूरत पड़ेगी अरविंद जी तब जाएंगे, वहां क्यों नहीं जाएंगे? ये उनका व्यक्तिगत मामला, मैं तो नहीं कह सकता घर एकदम छोड़ देंगे वो, लेकिन वहां पर विकास की वैसी गंगा बह जाएगी कि लोग सदियों याद रखेंगे। ऐसी विकास की गंगा बहेगी वहां पे। बिल्कुल, लेकिन ये स्थिति मैं अनिल राजनेर जी से समझूंगा। अनिल जी देखिए, बनारस की आप देखिए, काशी की जनता किस स्थिति में खड़ी होगी। विडंबना देखिए, एक बड़े मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब जनता उस पर भरोसा कैसे करे? आप देखिए जनता की विडंबना इसमें भी कि जनता चुनने से पहले कितना सोचे। देखिए बनारस की जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें लोकल स्तर पे तो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लोकल स्तर पर जो सुधार होता है वो तो कॉरपोरेशन लेवल पर ही, असेंबली लेवल पर ही होगा। और ना ही नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से इन मुद्दों के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, और ना ही अरविंद केजरीवाल जी इन मुद्दों के लिए नरेंद्र मोदी का विरोध करने खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी एक डेफिनेट एजेंडा के साथ आना चाहते हैं, ऐसे ही केजरीवाल जी भी आना चाहते हैं, और ऐसे ही दूसरे विभिन्न दलों के भी लोग आएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई नरेंद्र मोदी आ जाए या केजरीवाल आ जाए उससे गंगा की सफाई पर कोई असर पड़ेगा, या बुनकरों की उनको जो मिलती है मेहनताना उस पर असर पड़ेगा। ये सब बहुत डिफरेंट इश्यूज हैं। नहीं तो, लेकिन जिस बात को अनिल जी आप शुरुआती तौर पे कह रहे थे, मैं श्याम जाजू जी के पास जाऊंगा, तो काशी केवल चुनावी अभियान में, जैसे कहते हैं सेनापति की मोर्चाबंदी कैसे होगी, उसी तरह रह गई है काशी, क्योंकि मोर्चाबंदी सेनापति को करना है आसपास के पूर्वांचल में, इसलिए काशी सेंटर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई इसलिए काशी सिंबॉलिक एक था। वाराणसी से हिंदुत्व का भी मैसेज जाता है, और उत्तर प्रदेश और बाकी जो आसपास के इलाके हैं उनकी सीटों को डायरेक्टली प्रभावित करता है। काशी को क्या मिला? काशी को शायद प्राइम मिनिस्टर मिल जाए। नहीं, वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन भाई वो तो चाहे ये हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई ना कोई तो होगा ही। हाँ, नहीं चलिए मैं श्याम जाजू जी का रुख कर लूं। श्याम जाजू जी, काशी के विकास की आप बातें कर रहे हैं। जब मैं शुरुआती तौर पे आपसे कह रहा था कि आपके पूर्व सांसद क्या समुचित विकास कर पाए, आपने कहा ये क्षेत्र से बाहर है, विषय क्षेत्र से, वो राज्य शासन का विषय है। लेकिन काशी सीट इसलिए काशी है, इसलिए काशी आपके लिए सर्वोपरि है क्योंकि आसपास जो बात हमारे साथ कर रहे हैं चर्चा में अनिल जी, कि आपके जो सेनापति हैं उनको मोर्चाबंदी करनी है, पूर्वांचल के आसपास फोकस करना है, उन सीटों पर अपने प्रभाव को कायम करना है। क्या केवल इसलिए काशी काशी है? काशी का इतना महत्व आप कम मत करिए। हाँ, काशी ये सांस्कृतिक राजधानी है। हाँ, पूरे देश के, मैं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछ रहा हूँ, देश का, भारत का कोई, मैं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछ रहा हूँ, सपना होता है कि एक बार वो काशी, मैं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी तीर्थ यात्रा पे नहीं गए हैं, काशी चुनाव लड़ने गए हैं। नहीं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए काशी से वो आने वाले हैं। हाँ, इसलिए काशी को केंद्र बिंदु कर उत्तर प्रदेश के जो विकास को गति देने का सपना लेकर वहां पर मोदी जी गए हैं, और निश्चित रूप से वो उत्तर प्रदेश की जनता को इसका एहसास कराएंगे कि यस, इतने बड़ा राज्य होते हुए भी इस देश का आज तक 3-4 प्राइम मिनिस्टर जिस यूपी से आए, वो विकास की रफ्तार में सबसे पीछे है।
हाँ। और काशी का अपना एक महत्व है। हाँ। वो झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश इसका सबका जो केंद्र बिंदु बन के बैठा है। हाँ। इसलिए काशी का एक अपना महत्व है। बड़े स्ट्रेटेजिकल सोच से के माध्यम से मोदी जी ने उसको चुना है और निश्चित रूप से वो वहां पर यशस्वी होने वाले। सोच में रणनीति तो है, ये तो आप भी स्वीकार रहे हैं। चलिए यहाँ पर वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, चर्चा करेंगे तमाम पहलुओं पर और के आखिरकार ये बड़ा दांव किस स्थिति में खड़ा करेगा अरविंद केजरीवाल को। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है खास चर्चा में। लगातार इसी बात पर चर्चा हम कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद क्या काशी का चुनाव सिर्फ दिलचस्प होकर रह गया है या काशी के इन चुनाव परिणामों से सियासत भी उस मोड़ पर खड़ी होगी जहां नरेंद्र मोदी का भी चेहरा होगा, अरविंद केजरीवाल का भी चेहरा होगा। श्याम गोपाल गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, उनका रुख कर लेते हैं। श्याम जी, मैं एक चीज यहां जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि दिल्ली छोड़कर जो बनारस जाने वाली बात है वो जनता आपसे पूछेगी, लेकिन एक चीज लगातार बीजेपी, क्योंकि श्याम जाजू जी बने हुए हैं, आप पे निशाना साधे जा रही है, आप पे मोहर लग गई है कि आप कांग्रेस के मोहरे हैं। लगातार बीजेपी इस बात को कहती रही है। बनारस में इस भ्रम को आप तोड़ पाएंगे जनता के बीच में? मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस क्यों जा रहे हैं, पहले तो जवाब दें। हाँ। नंबर एक, हाँ, वो पीएम कैंडिडेट हैं, वो कहीं नहीं तो हमारे अरविंद जी कर रहे हैं। हमारे अरविंद जी भी कैंडिडेट है पीएम के, हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं है। ये आज तक तो कहा नहीं, लेकिन कभी अरे हम बताएंगे ना, देश की जनता बनाएगी, उन्होंने नहीं कहा था कि अब हम सारे कह रहे हैं। अच्छा। उनके कार्यकर्ता लाखों करोड़ों कार्यकर्ता कह रहे हैं इस बात को। हाँ। और दूसरी बात, बनारस कोई देश से बाहर नहीं है, विदेश में नहीं है वो। हाँ। क्या वहां जा नहीं सकते या कानून नहीं, चुनाव देश में कोई कहीं से लड़ सकता है। हाँ। लेकिन बनारस की जमीन को समझिए ना, हकीकत को। क्या अचानक आपको हकीकत याद आ रही है बनारस की? बिल्कुल। हाँ। मोदी जी जहां जहां जाएंगे, हाँ। जहां जहां से लड़ेंगे, हाँ। क्योंकि मोदी जी एक बिल्कुल ढोलक की तरह है, अंदर से कुछ और है, बाहर से वो दिखता जरूर है बंधा हुआ। हाँ। अंदर जो गुजरात की सच्चाई है वो सामने कोई ला सकता है तो अरविंद केजरीवाल लेके आएंगे। हाँ। और देखना बनारस की जनता को जब सच्चाई पता लगेगी, हाँ। किस प्रकार गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हाँ। किस प्रकार गरीबी बढ़ रही है, हाँ। भुखमरी बढ़ रही है, हाँ। कुपोषण बढ़ रहा है, हाँ। लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, हाँ। कितना बुरा हाल है। सच्चाई जब अरविंद जी लाएंगे तो बनारस की जनता को पता लगेगा। हाँ। और वहां से अरविंद जी जरूर जीत के आएंगे। नहीं, लोकसभा में एक चीज होती है जी, अभी आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप 272 के आंकड़े में पहुंच जाएंगे। जी, जी। लेकिन चलिए, जो भी दिल्ली में आपका प्रभाव रहा है, जी, जी। ये तो सियासत में आप मानते हैं ना कि जो जमीन आपकी मजबूत हो उसको और मजबूत किया जाता है। जी, जी, जी। तो उसको छोड़ने के मायने क्या है? हमने छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या मतलब कि दिल्ली बनारस अप डाउन करेंगे? नहीं, आपका क्या मतलब, क्या कहने का है? नहीं, मुझे बताइए कि दिल्ली में। नहीं, मैं यही सवाल तो मोदी से करना चाहता हूं। हाँ। क्या मोदी गुजरात छोड़ देंगे? हाँ। अरे मोदी भी तो चुनाव लड़ रहे हैं ना बनारस से। हाँ। तो देश का लोकतंत्र, कानून है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं हम। हाँ। इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं। हाँ। हाँ। तो आप ये सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? नहीं, सवाल इसलिए भी है क्योंकि फिर बात आती है आपकी पार्टी की मजबूती की। मैं पार्टी की मजबूती की बात कर रहा था। नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती देना है, ऐसे तो बहुत क्षेत्र है, क्षेत्र तो और भी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी पर ही आपका फोकस है। आपने शीला दीक्षित का परिणाम देख लिया होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में। हाँ। वही परिणाम बनारस में दोहराया जाएगा। हाँ। इसलिए अरविंद जी वहां गए हैं। अच्छा, चलिए, आप परिणाम दोहराने की बात कर रहे हैं। श्याम जाजू जी शीला दीक्षित के चुनाव का स्मरण दिला रहे हैं श्याम गोपाल गुप्ता जी, और ये कह रहे हैं कि मतलब इनके कहने का आशय ये है कि इतने हल्के से अरविंद केजरीवाल को ना लिया जाए आपकी पार्टी की तरफ से। कोई अरविंद केजरीवाल को हल्के से नहीं ले रहा है। हाँ। जनता ने उनको हल्के में लिया है। हाँ। अब लोगों को ध्यान में आ गया है, मोदी फॉर विजन है और केजरीवाल फॉर टेलीविजन है। केवल टेलीविजन के आधार पर राजनीति नहीं होगी। दिल्ली का एक उदाहरण लेकर पूरे देश में वही करोगे, अब वो उदाहरण से भी लोग परेशान है। लोगों को निराशा हुई है कि हमने किसको वोट दिया और हमने क्या पाया। हाँ। जिनकी से जो उम्मीदें थी वो हाँ। कुछ हाथ में आया नहीं। हाँ। और केवल रिएक्शनरी मोदी जी जहाँ जाएंगे, आओ आपका स्वागत है, पर केवल इस प्रकार के रिएक्शनरी बातों से, हाँ। निगेटिव बातों से, केवल आप कह रहे हैं नेगेटिव बातें, केवल नेगेटिव बातें आप कर रहे हैं। श्याम गोपाल गुप्ता जी, श्याम गोपाल गुप्ता जी, माफी चाहूंगा, बहुत कम समय है, बहुत जल्दी बताइए, बड़ा दांव है, बड़ा दांव है, ये मान रहे हैं ना आप? नहीं, दांव बड़ा है, मैं कब छोटा कह रहा हूं उसे? उल्टा हो गया तो? बिल्कुल उल्टा नहीं होगा। हाँ। बड़े दांव खेलने में हम लोग बहुत माहिर हैं और भ्रष्टाचार को दूर करने में माहिर हैं हम। कोई भी राह में रोड़ा आएगा, हाँ। या पत्थर चट्टान आएगी, हाँ। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम सब कुछ पार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खास चर्चा में मेरे साथ जुड़े श्याम जाजू जी, श्याम गोपाल गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के नेता, आमिर हैदर साहब मेरे साथ जुड़े थे, अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आने वाला वक्त परिणाम तय कर देगा कि क्या स्थिति काशी की बनती है, लेकिन क्या चुनाव के बाद ऐसी स्थिति हो पाएगी जिसको देखने पर महसूस किया जाएगा, और यह भी तय हो जाएगा कि काशी की धरती किसको दिखाएगी सफलता का आकाश,
या फिर कोई चुनाव के बाद कहेगा काश। वक्त ब्रेक का है, खास पेशकश में इतना ही।